अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जॉन जेम्स है और मैं 2016 से सेहतयाब के साथ काम कर रहा हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं मैम सादिया इरफान, जो कि बाय प्रोफेशन माहिर नफ्सियात हैं। मैम सादिया हज़ारों मरीजों के जहनी मसाइल का इलाज कर चुकी हैं। मैम ने एमएससी साइकोलॉजी और एमएस इन क्लिनिकल साइकोलॉजी किया हुआ है। मैम डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस और दीगर जहनी मसाइल का इलाज की बेसिकली माहिर होने के साथ साथ एडिक्शन थेरेपिस्ट भी हैं। और अब चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। असल में हमारा आज का टॉपिक डिप्रेशन डिप्रेशन पर है। और इस सिलसिले में हमने सेहतयाब के फेसबुक पेज पर क्वेश्चंस भी पूछे थे, जिनके आंसर्स आज हम मैम सादिया इरफान से लेंगे। जवाबात के लिए हमारे साथ लाइव स्ट्रीमिंग में ज्वाइन रहिए। अब मैं वेलकम करूंगा मैम सादिया को, जो कि आज हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, वेरी वेलकम। थैंक यू सो मच जॉन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो हमारा जो आज का टॉपिक है डिप्रेशन, उस पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि बेसिकली डिप्रेशन होता क्या है। अब इससे रिलेटेड काफी मिथ्स भी हैं, काफी कुछ फैक्ट्स भी हैं जो हम अपने इस टॉपिक पे डिस्कस भी करेंगे। अच्छा, बेसिकली अगर हम डिप्रेशन को देखें तो डिप्रेशन को अगर हम बहुत सिंपलेस्ट वर्ड में देखें तो एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ सैडनेस होती है जो कि कोई भी अपनी लाइफ में किसी भी रीजन की वजह से फील कर सकता है। अब इसमें एक वैरायटी ऑफ सिम्टम्स भी आती हैं एक पेशेंट में, जैसे कि किसी भी चीज में इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म हो जाना, उनके लाइफ का हर एस्पेक्ट कंप्लीटली इफेक्ट होता है डिप्रेशन के सिम्टम्स की वजह से। जैसे कि सोशल लाइफ है, सोशली बिल्कुल ही आइसोलेट हो जाएंगे। वो फ्रेंड्स जिनके साथ कभी खेलना, टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था, अब आपको वो कंपनी बुरी लगती है। फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत बुरा लगता है। इवन अगर आप आइसोलेट होते भी हैं, सो वो आपको तन्हाई में भी वो नेगेटिव थॉट्स वो सम टाइम आपको हिट कर रही होती हैं। गिल्ट की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हिट करती हैं, हमें पछतावा होता है अपने किसी माज़ी के इवेंट के बारे में, या करंट लाइफ में किसी भी रीज़न की वज़ह से डिप्रेशन हुआ उसके बारे में। या इसके अलावा ये होता है कि हमारे अंदर एक बेचैनी तबीयत रहना शुरू हो जाती है, इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। छोटी-छोटी सी बात पे एकदम से एंगर आउटबर्स्ट हो जाएगा। गुस्से वाली बात नहीं थी लेकिन एकदम से गुस्सा आ गया। सो ये मिक्स्ड सिम्पटम्स है। इसके अलावा कुछ बहुत कॉमन जो सिम्पटम्स होती हैं जो कोई भी पेशेंट फील कर सकता है, या तो बहुत ज़्यादा सोएँगे या उनकी नींद बिल्कुल खत्म हो जाएगी। या खाना-पीना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है, या फिर खाना-पीना बिल्कुल जो पूर एपेटाइट है वो उनकी स्टार्ट हो जाती है। तो ये कुछ डिफरेंट किस्म की डिप्रेशन की सिम्पटम्स हैं। अगर हम अपने पाकिस्तान में देखें तो ऑलमोस्ट कहा जाता है कि रिसर्च के अकॉर्डिंग कि हर 6 में से 1 बंदा उसको उसके अंदर ये डिप्रेशन की सिम्पटम्स होती हैं। तो इसको असेस करना, इसके बारे में कंप्लीट डायग्नोसिस लेना और इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि अगर इसको टाइमली ट्रीटमेंट ना दिया जाए डिप्रेशन को, तो वो आगे चल के उसकी मज़ीद सिवियरिटी भी उस पेशेंट की लाइफ में आ जाती है। क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसी मेडिकल इलनेस है, एक ऐसी मेंटल इलनेस है जो कि हमारी फिजिकल हेल्थ को भी अफेक्ट करती है और हमारी मेंटल हेल्थ को तो कर ही रही होती है। और अगर हम देखें तो हमारी फिजिकल हेल्थ और हमारी मेंटल हेल्थ दोनों का एक इंटर रिलेशनशिप होता है कि अगर हम मेंटली डिस्टर्ब हैं, हम डिप्रेस्ड हैं, तो हमें फिजिकली सिम्पटम्स भी फील होंगे। हमें लगेगा कि हमारे जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा पेन कर रहे हैं। हमें सम टाइम सोमैटिक कंडीशंस भी शुरू हो जाएगी, हमें लगेगा कि हमें फीवर लाइक कंडीशन हो रही है। हमें सम टाइम अपनी बॉडी में स्टमक में पेन, अक्सर लोगों को कंप्लेन होती है, वो शुरू हो जाती है। अगर उसकी आपकी उन फिजिकल कंडीशंस की कोई भी मेडिकली कोई एविडेंस मौजूद नहीं है, तो यस, उसका जो रीजन होता है वो मेंटल हेल्थ इशू ही होता है जिसकी वजह से आपको वो फिजिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो चूंकि हमारा टॉपिक डिप्रेशन है, सो डिप्रेशन भी उन्हीं में से ही होता है जिसकी वजह से हमें फिजिकल प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती हैं। तो ये बेसिकली एक डिप्रेशन का आप कह लें कि क्रक्स है जो हमें डिफरेंशिएट करता है हमारे बाकी मेंटल हेल्थ इश्यूज से और डिप्रेशन से। जी जो। थैंक यू वेरी मच मैम। आपका बहुत शुक्रिया आज के टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए। आइए मैम, अब चलते हैं हमारे सवालात की तरफ। पहला सवाल हमसे मैम किया गया है कि मुझे हर वक्त लेजीनेस रहती है और कुछ भी करने का दिल नहीं करता, और हर वक्त बेड पर पड़ा रहता हूँ। क्या ये डिप्रेशन है? पूछा गया है मैम। ओके, ठीक है।
अच्छा देखिए, ऐसा होता है कि डिप्रेशन को डायग्नोज करने के लिए ना, जैसे हम जितने भी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है, जिसमें से कुछ सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं। अब इसका टाइम ड्यूरेशन भी जरूरी होता है। अगर तो आप बेड पे रहते हैं, एक सुस्ती वाली कंडीशन आपको फील हो रही है, उसमें कहा जाता है कि अगर 2 हफ्ते से मुसलसल आपके साथ ये चीजें चल रही हैं, और जो सिम्टम्स मैंने पहले डिस्कस की, वो भी सिम्टम्स आप फील कर रहे हैं 2 हफ्ते या 2 हफ्तों से ज्यादा, सो हम उसको डिप्रेशन कह सकते हैं। लेकिन अगेन, इसको प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए जरूरी है कि आप प्रॉपर असेसमेंट करवाएं अपनी। और अगर हम इसको एक जेनेरिक व्यू में देखें, तो उसमें जरूरी नहीं है कि डिप्रेशन हो, उसमें कोई भी रीजन हो सकती है। मे बी जब से आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, तब से कोई ऐसी बात आपको अच्छी नहीं लगी, जिसको शायद आप मेंटली प्रोसेस करना चाह रहे हैं, और वो आपके बिहेवियर में मैनिफेस्ट हो रही है कि आपका उठने को दिल नहीं करा। समटाइम इसकी एक रीजन सीजनल भी होती है, कि जैसे अभी सर्दियां आ रही है, सो ऑटोमेटिकली सबका ही उठने को दिल नहीं कर रहा होता। तो इसकी प्रॉपर असेसमेंट बहुत जरूरी है, जिसके लिए डेफिनेटली मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप प्रॉपर असेस करें, क्योंकि फौरन से डिप्रेशन का नाम दे देना वो एथिकली ठीक नहीं होगा। तो उसको प्रॉपर असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी। थैंक यू वेरी मच मैम। बेहतर जवाब और बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया मैम, थैंक यू वेरी मच। मैम आइए चलते हैं हमारे दूसरे सवाल की तरफ। ये हमसे सवाल किया गया है कि क्या डिप्रेशन से हमारे दिमाग पर असर पड़ता है? ओके, ठीक है। अच्छा, जो दिमाग पे असर पड़ता है, इसको अगर हम थोड़ा एक बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें, सो डिप्रेशन में बेसिकली होता क्या है कि हमारे कुछ ब्रेन केमिकल्स होते हैं, जिनकी जो इम्प्रॉपर फंक्शनिंग शुरू हो जाती है हमारे ब्रेन में। इनमें से कुछ हमारे ब्रेन केमिकल्स हैं, जैसे डोपामिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया। इसी तरह से कुछ हैं जिनकी एक इम्प्रॉपर फंक्शनिंग शुरू होगी, सो हमारे अंदर एक कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ सैडनेस, फियरफुलनेस, एम्प्टीनेस, खालीपन जिंदगी में, एक जिंदगी में एक वर्ड फील होता है। सो वो हमारे ब्रेन केमिकल्स का भी रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से हम डिप्रेशन फेस कर रहे होते हैं। तो एक तो हो गया हमारा बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। लेकिन अगर हम इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हाँ, हम मेंटली डिस्टर्ब होते हैं जब हमें डिप्रेशन की सिम्टम्स फील कर रहे होते हैं। अगर आप उसका टाइमली ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे, जैसे कि अगर आपको डिप्रेशन था तो एक माइल्ड फॉर्म में आपको फील हो रहा है अपनी वो फीलिंग्स के, टू सम एक्सटेंट आप उसको मैनेज कर पा रहे हैं, लेकिन उसको टाइमली ट्रीटमेंट नहीं किया गया, सो आगे चल के विद पैसेज ऑफ टाइम डेफिनेटली उसका दिमाग पे असर पड़ेगा। अगेन, हमारे जो ब्रेन केमिकल्स हैं, वो भी हमारे ब्रेन पाथवेज वैसे ही सेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा बिहेवियर जो है कांस्टेंट रहेगा, परसिस्टेंट रहेगा उन सैडनेस की वजह से। और आगे चल के हमारे साथ डिफरेंट मेंटल हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं, जो कि डिप्रेशन की वजह से शुरू होते हैं, लेकिन वो लीड करते हैं हमारे बाकी दिमागी जहनी मसले मसाइल की तरफ। तो यस, इसका इफेक्ट होता है अगर हम इसको टाइमली ट्रीट ना करें तो। थैंक यू वेरी मच मैम, इस इफेक्ट को और इसके कनेक्शन को आपस में सही से एक्सप्लेन करने के लिए थैंक यू वेरी मच। चलते हैं मैम हमारे तीसरे सवाल की तरफ। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि अगर मैं डिप्रेशन का इलाज ना करवाऊं तो क्या होगा? ओके, ठीक है। देखिए, जैसे अभी मैंने कहा कि अगर डिप्रेशन का आप इलाज नहीं करवा रहे, तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि लेकिन आपको एक्सेप्टेंस है कि आपका जो अभी एक्टिविटीज चल रही हैं वो अनयूजुअल हैं, कि आप अभी, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, कि फ्रेंड्स के साथ हम टाइम स्पेंड करके हमें अच्छा महसूस होता था, लेकिन अब हमें फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा नहीं लग रहा, हमें अपने फैमिली को टाइम देना अच्छा नहीं लग रहा, इवन हमें अपना पर्सनल टाइम भी अच्छा नहीं लग रहा, जो हम समटाइम अपने साथ वक्त गुजार रहे होते हैं, हमें उसमें भी इंटरेस्ट नहीं हो रहा। अगर आपको उन सिम्टम्स में आपको फील हो रहा है कि आपके साथ ये है, और आप उसका ट्रीटमेंट नहीं चाह रहे, सो एक तो अगेन उसके रीजन बहुत सी हो सकती हैं। मे बी आपके अंदर अभी एक्सेप्टेंस नहीं है, लेकिन अगर एक्सेप्टेंस है, आप फिर भी किसी भी रीजन की वजह से नहीं करवाना चाह रहे, तो आप खुद से अपनी हेल्प करना शुरू करें। क्योंकि अगेन, अगर आप उसका ट्रीटमेंट नहीं लेते, तो आगे चल के बहुत सी ऐसे इश्यूज हैं जो कि हमें डिफरेंट मेंटल हेल्थ इश्यूज की तरफ लीड करते हैं। और सिर्फ मेंटल हेल्थ इश्यूज के साथ हम लिंक्ड नहीं होते, हमें डिफरेंट जो फिजिकल इश्यूज हैं, जैसे डायबिटीज, फॉरन से अगर आप देखिए, पहले जमाने में जो हमारे ओल्ड एज, हमारे जो पॉपुलेशन है, उनको ज्यादा डायबिटीज के बारे में सुना जाता था कि शुगर होती है, लेकिन अब बहुत ही यंग एडल्ट्स हैं, उनको भी डायबिटीज हो जाती है। रीजन क्या है? डेफिनेटली मेडिकल कंडीशन तो होगी, लेकिन उसके साथ साथ स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, मेंटल हेल्थ इश्यूज, जो समटाइम हमारी फिजिकली हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, जो मैंने पहले एक्सप्लेन भी किया।
तो मेंटल हेल्थ इश्यूज तो होंगे, लेकिन उसके साथ साथ फिजिकल इश्यूज भी बहुत ज्यादा स्टार्ट हो सकते हैं। हार्ट डिजीजेस का भी बहुत ज्यादा इंटरलिंक है हमारे मेंटल हेल्थ इश्यूज के साथ। तो टाइमली ट्रीटमेंट नहीं लेते हो तो आगे उसकी सिवियर कंडीशंस भी हो सकती हैं। लेकिन अगर आप किसी रीजन की वजह से नहीं ट्रीटमेंट ले रहे ना, या नहीं लेना चाह रहे, तो आप अपनी खुद की असेसमेंट करें और खुद सेल्फ हेल्प केयर की टिप्स के थ्रू आप अपने उस सिम्टम्स पे काम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मैम, डिप्रेशन के इलाज की इम्पोर्टेंस को बयान करने के लिए। दिस विल हेल्प अ लॉट ऑफ अस। थैंक यू मैम। चलते हैं मैम अब हमारे चौथे सवाल की तरफ। अ, यहाँ पर ये हमसे सवाल किया गया है कि सब लोग ही उदासी महसूस करते हैं। क्या इसका हम्म। मतलब ये है कि सबको डिप्रेशन होता है? ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है कि सबको डिप्रेशन हो। उदासी हर कोई महसूस कर रहा होता है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। हम भी अपनी लाइफ में उदासी महसूस कर रहे होते हैं, सभी कर रहे होते हैं। लेकिन उसको डिप्रेशन की का नाम दे देना वो डेफिनेटली एथिकली ये ठीक नहीं होता। क्योंकि अक्सर अगर हम अपने कल्चर की बात करें, सो हर कोई कह रहा होता है कि मुझे डिप्रेशन हो गया है। तो ये एक टर्म है जो हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए बता देते हैं। लेकिन अगर हम अपनी इस फील्ड में जो हम एक्सपर्ट्स हैं उसको देखें, तो हम उस वर्ड को हम ऐसे ही यूज नहीं कर सकते। हम सैड फील करें, हम ये कह सकते हैं। लेकिन क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि डिप्रेशन को की डायग्नोसिस के लिए एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है जो हम सब फॉलो कर रहे होते हैं। आप किसी भी थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, वो फौरन से आपको नहीं बोलेंगे कि आपको डिप्रेशन है। कंप्लीट असेसमेंट होगी, उसके बाद फिर आपका डायग्नोसिस होगा कि आपके साथ डिप्रेशन का इशू है। ठीक है। तो उसमें ये होता है कि अगर उदासी महसूस कर रहे हैं, तो अपनी उन रीजंस को आइडेंटिफाई करें। फिर ये देखें क्या उस उदासी की वजह से आपकी बाकी एस्पेक्ट्स भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। जैसे मैंने बात की, सोशल लाइफ अगर आपकी डिस्टर्ब हो रही है, आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, तो आप उसमें इवन आप जॉब कर रहे हैं, आप अपने वर्क प्लेस पे सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, ठीक है, या किसी भी रीजन की वजह से, तो वो असेस करें कंप्लीट। अगर आपको लगता है कि वो सब एस्पेक्ट्स भी आपके डिस्टर्ब हो रहे हैं उदासी की रीजन की वजह से, और 2 हफ्ते या 2 हफ्तों से ज्यादा का टाइम मुसलसल आप इस कंडीशन में है, तो डेफिनेटली फिर उसको हम डिप्रेशन जरूर कह सकते हैं। लेकिन उसके साथ कंप्लीट असेसमेंट भी बहुत जरूरी है, इसको अगर हम डिप्रेशन का नाम दें। लेकिन अगर जो सवाल है कि सब उदास है तो सब डिप्रेस्ड है, नहीं, ऐसा नहीं है। थैंक यू वेरी मच मैम, इसके डिफरेंस को बयान करने के लिए कि एक रेगुलर सैडनेस में और एक प्रॉपरली डिप्रेशन में फर्क क्या है। दिस विल हेल्प अ लॉट ऑफ अस। थैंक यू वेरी मच मैम। चलिए मैम, आइए चलते हैं हमारे पांचवें सवाल की तरफ। तो इसमें हमसे पूछा ये जा रहा है कि क्या सिर्फ नमाज और कुरान पढ़ना ही डिप्रेशन का इलाज है? ये ठीक है। अ, देखिए, बेसिकली अगर हम कहें कि सिर्फ नमाज हम पढ़ें और उससे हमारा डिप्रेशन ठीक हो जाए, सो ऐसा कभी पॉसिबल हो भी सकता है और पॉसिबल नहीं भी हो सकता। उसकी रीज़न एक ये है कि हमारे पास सम टाइम बहुत से पेशेंट्स ऐसे आते हैं, जो ये कहते हैं कि हम नमाज़ भी पढ़ रहे हैं, हम कुरान भी पढ़ रहे हैं, हम तिलावत भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें वो सुकून महसूस नहीं हो रहा। हम मुसलसल उस फ़ेज़ में हैं। सो वहाँ पे हम उनको ये नहीं कह सकते कि नहीं, आप जो रिचुअल्स कर रहे हैं, आप उनको ही कंटिन्यू करें। आप किसी भी रिलीजन से बिलॉन्ग करते हैं, आप अपने उन रिचुअल्स को ज़रूर फ़ॉलो करें। जैसे कि हम अपनी सेल्फ केयर टिप्स भी करते हैं, हम अच्छी डाइट लेते हैं, हम वॉक करते हैं, हम फिजिकली खुद को एक्टिव रखते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं। तो डिफरेंट किस्म की सेल्फ केयर की टिप्स हैं जो हम करते हैं। तो हाँ, उसमें आप करके देखें, ज़रूर करके देखें। अगर आपको उससे डिफरेंस फ़ील होता है, वो चीज़ें आपको हेल्प कर रही हैं, नमाज़ आपको हेल्प कर रही है, आपको सुकून दे रही है, आपको लग रहा है कि वो सिम्पटम्स आपकी कवर अप हो रही हैं, तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो सब करने के बाद भी अगर आप अपनी उस फ़ेज़ से बाहर नहीं आ पा रहे, सो मैं डेफिनेटली ये सजेस्ट करूंगी कि बजाय कि आप कॉन्स्टेंटली खुद को उस स्टेट में रखें, आप जरूर किसी को कंसल्ट करें। और जो खुद से आप अपनी अपनी सेल्फ केयर कर सकते हैं, उसमें अगर आप ट्राई करना चाह रहे हैं, आप जरूर करें। लेकिन सम टाइम होता क्या है, मोस्टली बल्कि जब पेशेंट्स आते हैं, सो वो ये सब करके ही हमारे पास आते हैं, तो उनको वहां पे भी वो तसल्ली, वो सुकून नहीं हो रहा होता। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि शायद वो नमाज सही से नहीं पढ़े। डेफिनेटली हर कोई अपनी तरफ से दी बेस्ट कर रहा होता है अपने आप को स्टेट ऑफ माइंड से बाहर निकालने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं वो नेगेटिव थॉट्स, वो ट्रॉमा जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में गए होते हैं,
वो चीजें ज्यादा ओवरकम कर जाती हैं उनकी इन तमाम सेल्फ केयर टिप्स पे, तो जिसकी वजह से वो अपने आप को स्टेट से बाहर नहीं निकाल पाते। इसलिए जरूरी होता है कि आप अपने एंड से जो कर सकते हैं आप जरूर करें, लेकिन अगर आपको उससे कोई हेल्प नहीं मिल पा रही या आप अपने उस डिप्रेशन के सिम्टम्स पे काम नहीं कर पा रहे खुद से, तो आप जरूर हेल्प लें, किसी भी थेरेपिस्ट के पास जाएं जहां से आपको लगता है कि आपको हेल्प मिल सकती है। अपने पीयर, जो आपका पीयर सपोर्ट है, उनसे हेल्प लें, अपनी फैमिली से हेल्प लें। तो जो चीजें जरूरी हैं अपने एंड से वो जरूर करें। जी। थैंक यू वेरी मच मैम। इस इस स्पेसिफिक चीज को डिफाइन करने के लिए कि एक जनरल लाइफ टिप में और एक रिलीजियस प्रैक्टिस में हाउ वी कैन इंटरकनेक्ट एंड हाउ वी कैन टेक फुल बेनिफिट फ्रॉम इट। थैंक यू वेरी मच मैम। आइए मैम चलते हैं हमारे छठे सवाल की तरफ। इसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि मुल्क का मतलब मुल्क की जो मौजूदा हालात में बहुत डिप्रेस्ड रहता हूँ, यानी मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं उनको देखकर ये बहुत डिप्रेस्ड रहते हैं। हम्म। मुझे क्या करना चाहिए, वो ये पूछ रहे हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इस पॉलिटिकल कंडीशन के अलावा इसको हम जनरलाइज करते हैं, सम टाइम होते हैं कि किसी कोई बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स के साथ लिंक्ड है, और सम टाइम कुछ अपने रिलीजन के साथ बहुत ज्यादा लिंक्ड होते हैं। तो किसी भी रीजन की वजह से अगर आप मुसलसल डिप्रेस्ड है, तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको ये आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि वो जो आपका डीप कनेक्शन है अगर पॉलिटिक्स के साथ है, और जो भी आजकल पॉलिटिकल कंडीशन है उसकी वजह से आप ज्यादा डिप्रेस रह रहे हैं, उसमें सबसे पहले तो आपको खुद को डिटैच करना होगा अपने उन तमाम ट्रिगर से। जैसे हम अगर पॉलिटिकल कंडीशन की बात करें, तो वो एक ट्रिगर है आपका जो आपको मुसलसल डिप्रेस रख रहा है। तो सबसे पहले आपको अपनी उन फीलिंग्स पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि हम अपने एंड से जो कर सकते हैं पॉलिटिक्स में, हमारे जो भी लीडर है जिनको भी फॉलो करते हैं, आप उनको सपोर्ट जरूर करें। लेकिन अगर आपके सपोर्ट के बाद भी वो चीजें वैसी हो रही हैं, तो आप लोगों को जरूर अवेयर करें, जो भी आपका पर्सपेक्टिव है, जो भी आपका व्यू पॉइंट है, लोगों को शेयर जरूर करें। लेकिन अगर आप उसको, अपने उस ट्रिगर को अपने लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स पर ओवरकम होने देंगे, तो आपकी ये स्टेट ऑफ माइंड आपका कंटिन्यूस रह सकता है, और अगेन जैसे हमने पहले बात की कि वो फिर आपकी बाकी लाइफ के जो पहलू हैं उनको भी डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, और अगर कर रहा है तो आपको सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है और खुद को अपने इस ट्रिगर से थोड़ी देर के लिए बिल्कुल आप टाइम आउट ले लें, आप गैप लें। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन से खुद को, ताकि आप जब दोबारा से ट्रैक पे आए, दोबारा से अपने आप को एक नॉर्मल फील करें, तो दोबारा से आप अपने उस ट्रिगर पे काम कर सकते हैं। लेकिन अभी अगर उस सिचुएशन की वजह से जो कि वर्स हो चुकी है, और उस वर्स सिचुएशन की वजह से वो इफेक्ट आपको अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा फील हो रहे हैं, तो इट्स मोर बेटर कि आप ब्रेक लें उससे। ठीक है, अपने उस ट्रिगर से खुद को दूर रखें, और जब आप दोबारा से अपनी एनर्जीज को रीगेन कर लें, अपनी सेल्फ को दोबारा से रीगेन कर लें, तो आप दोबारा से उससे लिंक्ड अप हो सकते हैं। लेकिन यस, इसमें समटाइम हमें फ्लो विद द मोमेंट करना पड़ता है, कि मोमेंट्स के साथ फ्लो करना पड़ता है। समटाइम हमारी मर्जी के अगेंस्ट बहुत कुछ हो रहा होता है, और अगर हम बहुत स्टिकी हो जाएंगे अपने उन रिजल्ट्स के साथ, तो वो हमें मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करेंगे। तो अपने अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखें कि अगर हालात हमारी विल के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो कुछ देर के लिए जस्ट फ्लो विद द मोमेंट, फ्लो विद द टाइम। तो ये चीज बहुत हेल्प करती है हमें इस तरह के सिचुएशन पर। थैंक यू वेरी मच मैम। इन दोनों चीज़ों में, पर्सनल लाइफ और पॉलिटिकल इंटरेस्ट में फ्लेक्सिबिलिटी समझाने के लिए थैंक यू वेरी मच। चले मैम चलते हैं हमारे सेवेंथ क्वेश्चन के ऊपर। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि मेरे डिप्रेशन की वजह हम्म। जॉबलेस होना और फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, परेशानी तो होगी। वो पूछ रहे हैं कि मेरे ख्याल में डिप्रेशन का ताल्लुक सिर्फ हालात से होता है। ठीक है। देखिए, आप यूं कह सकते हैं कि हालात से होता है, लेकिन सिर्फ एनवायरनमेंट इसका बेसिक रोल नहीं होता डिप्रेशन के सिम्टम्स को इंड्यूस करने में। समटाइम बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समटाइम हमारे फैमिली में अगर किसी को, हमारे पेरेंट्स में किसी को कोई मेंटल हेल्थ इशू है, किसी को पेरेंट्स में से किसी को डिप्रेशन है, या आपकी फैमिली हिस्ट्री है मेंटल हेल्थ इश्यूज के साथ, तो आपको वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। चाहे आपको फैमिली इशू कोई नहीं है, मतलब कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, आपकी अपनी जो फैमिली है उसमें किसी को मेंटल हेल्थ इशू नहीं है, लेकिन अगर आपकी जो आपके पेरेंट्स हैं उनमें एक मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, या आपकी फैमिली हिस्ट्री है, तो आप को भी हायर चांसेस हो सकते हैं कि आप में वो डिप्रेशन आ सकता है।
तो ज़रूरी नहीं है कि एनवायरनमेंट ही हो। हाँ, एनवायरनमेंट अपना रोल ज़रूर प्ले करता है, लेकिन अगर हम कहेंगे सिर्फ एनवायरनमेंट ही है जिसकी वजह से डिप्रेशन होता है, तो वो चीज़ ठीक मतलब 100% ठीक नहीं है, आप उसको 50% कह सकते हैं। लेकिन जो ये क्वेश्चन है कि अनएम्प्लॉयड है और उस रीज़न की वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो डेफिनिटली वो एक अपना रोल प्ले कर रहे हैं आपके डिप्रेशन को इंक्रीज़ करने में। उसके लिए हम यूँ कर सकते हैं कि हम अपनी तरफ से दी बेस्ट करें। समटाइम जॉब स्ट्रेसर्स इतने ज़्यादा होते हैं कि आप मेंटली डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, आपके अंदर ऑटोमेटिकली डिप्रेशन के सिम्पटम्स आना शुरू हो जाती हैं, अपने जॉब स्ट्रेसर्स की वजह से। तो इसका मतलब कहीं न कहीं हम अपने अंदर वो वर्थलेसनेस की फीलिंग्स को फ़ील कर रहे हैं, हम अपने अंदर उस कमी को फ़ील कर रहे हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारे उस सैडनेस को कंटिन्यू करने में। सो सिर्फ़ डिप्रेशन को अगर हम कहें कि माहौल की वजह से और माहौल में भी अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से है, सो यस हो सकता है, लेकिन हम उसको जनरलाइज नहीं कर सकते कि सिर्फ आपको अनएम्प्लॉयमेंट होगी। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया या लाइफ में बाकी अगर कोई आपके साथ कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हो गया है, जैसे रिलेशनशिप इश्यूज हो गए हैं, ब्रेकअप हो गया है, इसके अलावा बुली बहुत ज्यादा हुए हैं अपनी लाइफ में, या अब्यूज किया गया है बचपन में, या कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है। सो बेसिकली डिफरेंट किस्म के ट्रॉमास होते हैं जो रोल प्ले करते हैं, और हालात के साथ हम इसको लिंक ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन उनको 100% जनरलाइज़ नहीं कर सकते। समटाइम होता है कि हालात बहुत नेगेटिव होते हैं, लेकिन जो पर्सन है उसके अंदर इतनी विल पावर है कि वो उसके अगेंस्ट लड़ सकता है, अपने उन इश्यूज़ पे काम कर सकता है। सो वहाँ पे समटाइम बहुत से लोग होते हैं जो हालात को भी कवर कर लेते हैं और अपने आप को उस स्टेट ऑफ माइंड से भी बाहर निकाल देते हैं। जी। थैंक यू वेरी मच मैम। इस चीज़ को मुझे मुझे पर्सनली मैं बड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा ये जवाब। मैं मुतासिर हुआ इस चीज़ से कि आपने इसको जब बयान किया फ्रॉम चाइल्डहुड कि कैसे लाइफ के एस्पेक्ट्स जो हैं वो इंसान पे इफेक्ट करते हैं। क्या क्या कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, कोई बुली हुए, किसी की बात कोई बहुत बुरी लग गई, तो वाकई इन सब चीज़ों का एक इंटरकनेक्शन होता है हमारे माइंड में, एग्ज़ैक्टली, जिसकी वजह बहुत से ज़्यादा। बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हुँ, हुँ। लोगों को असल में एक ही चीज लग रही होती है। लेकिन आपके आपके जवाब से बहुत सी चीजें क्लियर हुई, मेरी भी बहुत सी और चीजें क्लियर हुई। एग्ज़ैक्टली जो असल में होता क्या है कि हमारे साथ अगर लाइफ में हर एक की लाइफ में ट्रॉमास हुए होते हैं। ऐसा कोई भी पर्सन परफेक्ट नहीं है जिसमें किसके साथ कोई सैडनेस या कोई इवेंट नेगेटिव इवेंट नहीं होगा। ट्रू। तो जिनके साथ वो इवेंट्स हुए होते हैं और कहीं न कहीं वो इवेंट्स उनके अनरिज़ॉल्व्ड रहे, जैसे हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं अनफिनिश्ड बिज़नेस, कि चाइल्डहुड का ट्रॉमा था या पास्ट का था, एडोलेसेंस में कुछ ऐसा हुआ जो कि अनएक्सपेक्टेड था लेकिन हो गया। सो उसमें अगर हम टाइमली उसको ओवरकम नहीं करते अपने इश्यूज़ को, सो वो आगे चल के हमारी करंट लाइफ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर किसी के पास्ट में ये ट्रॉमास हुए हैं और उसने लीड किया कि आज उसके अगर उसको अनएम्प्लॉयमेंट हुई, अगर हम इसी सवाल के साथ कनेक्ट करें, तो वो उसके अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से तो सैडनेस हो ही रही है, लेकिन उसके वो पास्ट के तमाम अनरिज़ॉल्व्ड इवेंट्स जो हुए थे, वो ट्रिगर कर जाते हैं। ठीक है? जिसकी वजह से ट्रू। सडन एक डिप्रेशन की फीलिंग हमें फ़ील हो सकती है। तो ये एक रीज़न होती है, इसलिए कहा जाता है कि अगर आपके साथ कोई ट्रॉमास हुए हैं और आपको लगता है कि उसके इफ़ेक्ट हमें अपनी प्रेज़ेंट लाइफ़ में बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहे हैं, तो आप उस पे काम ज़रूर करें, अपने उन ट्रॉमास को हील करना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ उसका इफ़ेक्ट हमें अपनी लेटर लाइफ़ में भी फ़ील होता है। जैसे अक्सर मैं कहती हूँ कि जो हमारा फ़ियर होता है, अगर हमने अपने फ़ियर पे काम नहीं किया होता ना, तो हमारा जो फ़ियर होता है, वो हमारे साथ ही ग्रो कर रहा होता है। तो हम चाहे 50 प्लस हो जाए, 60 प्लस हो जाए, सो फ़ियर भी हमारे साथ-साथ ही रहता है। तो जैसे ही हम कभी ट्रिगर होते हैं, सो वो फ़ियर भी एकदम से हमारा ट्रिगर हो जाता है। तो उनको टाइमली ठीक करना, रिज़ॉल्व करना जी। बहुत इम्पोर्टेंट होता है हर एक के लिए। जी मैम, थैंक यू वेरी मच अगेन इतने बेहतर तरीके से इसे एक्सप्लेन करने के लिए कि हाँ, जब हम कुछ चीजें हमारे साथ जुड़ जाती हैं तो वो फिर हमारे साथ चलती हैं। थैंक यू वेरी मच मैम। मुझे 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 पर्सनली तो बहुत फायदा हुआ इस जवाब से। एनीवेज मैम, अभी आगे चल के आपको बहुत शुक्रिया। जब तक हमारे पास मैम मजीद सवालात आते हैं, मैं हमारी ऑडियंस को सेहतयाब ऑनलाइन क्लिनिक के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो बेसिकली सेहतयाब सन 2016 से पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से रजिस्टर्ड है, और तमाम डॉक्टर्स भी सर्टिफाइड हैं जिनके जरिए बेहतरीन इलाज मुहैया किया जाता है। सेहतयाब में साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट्स एक टीम की तरह काम करते हैं। इसलिए मरीज को सबसे मौजू इलाज मुहैया किया जाता है।
अक्सर अक्सर ना देखा जाता है कि जहनी मरीज में ना जिस्मानी मसाइल भी पैदा होते हैं, जिनके लिए मेडिकल स्पेशलिस्ट या हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट यानी माहिर गजाइयत भी हैं, जिनसे मशवरा किया जाता है। सेहतयाब की एक खसूसियत ये भी है कि यहाँ आपकी पहली कॉल या मैसेज से लेकर आपके बेहतर होने तक सेहतयाब आपके साथ रहता है। इसके अलावा ऑनलाइन इलाज की बाकी तमाम खूबियां, जैसे कि मुनासिब फीस, मुकम्मल वक्त देना, घर से बैठकर मुकम्मल राजदारी से बात करना वगैरह भी मौजूद हैं इसके अंदर। तो मैम, हमारे पास जवाब एक मौसूल अभी हुआ है। एक सवाल आया है, आई एम सॉरी। इसमें हमसे ये पूछा जा रहा है मैम कि क्या डिप्रेशन और एंजाइटी साथ साथ भी हो सकते हैं? ओके, ठीक है। बिल्कुल, अगर किसी को डिप्रेशन है तो उनको अपने अंदर एंग्जायटी के सिम्पटम्स भी फील हो सकते हैं, उनको स्ट्रेस भी अपने अंदर फील हो सकता है। तो जैसे हमने बात की कि हमारी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ इंटरलिंक्ड होती है, इसी तरह हमारी जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं वो भी आपस में इंटरलिंक्ड होती है। तो समटाइम हमारी मिक्स्ड फीचर्स भी किसी भी पर्सन में आ सकते हैं। सो डिप्रेशन अगर आपको है तो आपको साथ साथ एंग्जायटी भी फील होगी। आपको फील होगा कि आपकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई है, आपको ब्रीदिंग इशू भी हो सकते हैं। तो जो हमारी एंजाइटी की सिम्टम्स है वो समटाइम हमें अपने डिप्रेशन के फेज में भी आती हैं, और समटाइम ये होता है कि डिप्रेशन के दौरान ही एंजाइटी अटैक्स भी अक्सर जो है आ जाते हैं। जैसे हमने पहले बात की कि अगर हम टाइमली ट्रीटमेंट नहीं ले रहे तो एक मेंटल हेल्थ इशू लीड करेगा हमारे बाकी मेंटल हेल्थ इश्यूज की तरफ। तो इसी तरह ये जो माइल्ड से शुरू होता है और फिर वो सिवियरिटी की तरफ जाना शुरू कर देता है। तो ये एक बेसिक रीजन होती है। और एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम अगर है, जैसे कि इसमें थोड़ा सा मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर किसी को डिप्रेशन है और वो किसी भी रीजन की वजह से ट्रीटमेंट नहीं ले पाए, तो उससे होता क्या है कि आगे चल के उनमें साइकोसिस की सिम्टम्स भी आना शुरू हो जाती हैं ड्यू टू डिप्रेशन, क्योंकि वो कंटिन्यू रहता है। जैसे मैंने ब्रेन एक्टिविटी की बात की, वो भी कंटिन्यू रहेगी। तो साइकोसिस जैसे स्किज़ोफ्रेनिया सुना होगा सबने, हेलुसिनेशन होती है, डिफरेंट किस्म की आवाजें सुनाई देती हैं, लोग दिखना शुरू कर देते हैं। सो डिफरेंट किस्म की सिम्टम्स है जो हमें डिप्रेशन में हम फील कर सकते हैं। जी। थैंक यू वेरी मच मैम, इन दोनों के आपस में लिंक को बेहतर तरीके से बयान करने के लिए कि हाउ वन थिंग कैन लीड टू अनदर एंड हाउ दे कैन, ये कैसे सवेयर हो सकते हैं और हाथ से मतलब चीज निकल भी सकती है। थैंक यू वेरी मच मैम। मैम, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि मेरे हस्बैंड डिप्रेस होते हैं तो किसी से बात नहीं करते हैं और साइकोलॉजिस्ट को नहीं दिखाते, उनकी मदद घर में कैसे करूं मैं? ओके, ठीक है, सही। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करती हूँ नॉलेज के लिए। जब मैं अपनी डिग्री ले रही थी तो मैंने जो मेरा रिसर्च थी मेरी, वो बेसिकली वो थी ही मेंटल हेल्थ इश्यूज में, जिसमें मैं देखना चाह रही थी कि मेल्स में ज्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, लेकिन जो मेरी पॉपुलेशन थी वो डायबिटिक पेशेंट्स थे। सो मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग ये देखा गया था कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि फीमेल्स में जो लेट एडल्टहुड के साथ होते हैं उनमें ज्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, मतलब मेरा हाइपोथेसिस ये था। लेकिन मेल्स में ज्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज आए थे एज कम्पेयर टू वुमेन। उसकी रीजन क्या होती है? जैसे उन्होंने कहा कि हस्बैंड को डिप्रेशन है और वो किसी को दिखाना नहीं चाह रहे। अब मेल की कैरेक्टरिस्टिक्स डेफिनेटली डिफरेंट होती हैं। समटाइम वो इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं, क्योंकि उन्होंने घर को भी देखना है, बाहर को भी देखना है। और जैसे हमारे कल्चर में कहा जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता है या मर्द रो नहीं सकता, मतलब इस तरह हम्म। के जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो समटाइम मेल्स को इंटरनली बहुत डाउन कर रहे होते हैं। वो भी इंसान है, उसका भी रोने को दिल चाह रहा है, लेकिन सबके सामने एक्सप्रेस नहीं करना, क्योंकि जो मिथ्स बनी है वो बहुत जरूरी है कि उसको हम ब्रेक करें। तो इस टाइम पे जिन्होंने क्वेश्चन किया है उनके लिए बहुत जरूरी है कि जितना ज्यादा उनको इमोशनली सपोर्ट कर सकती हैं अपने हस्बैंड को जरूर करें। उनको फोर्स मत करें कि वो किसी को जाके दिखाएं। अपने एंड से आप जरूर उनको इमोशनली सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा उनको सुने, एक्टिव लिसनिंग करें। वो जो भी कह रहे हैं, जिस तरह से कह रहे हैं, जो भी वे यूज कर रहे हैं, उसको खुद से एक्सेप्ट करें। उनको इतना मार्जिन दें कि वो अपनी इन फीलिंग्स को, अपने इस डिप्रेशन को वो प्रोसेस कर सके, क्योंकि उनको भी टाइम चाहिए कि वो अपनी इन इन इश्यूज पे वो काम कर सकें। समटाइम वो बहुत कुछ शेयर करना चाह रहे होते हैं मेल्स, लेकिन वो नहीं कर पाते कि घर वाले अपसेट हो जाएंगे,
ठीक है। अगर उनको कोई जॉब स्ट्रेसर है, कुछ भी है, सो वो नहीं शेयर कर पाएंगे। तो वो बहुत सी चीजें होती है जो वो बिल्कुल इंटरनलाइज कर देते हैं और वो शेयर नहीं करते, ना ही अपने पार्टनर के साथ, ना ही अपने पेरेंट्स के साथ, ना ही फ्रेंड्स के साथ, ना ही सिबलिंग्स के साथ। तो वो जो एक प्रॉब्लम होती है ना, ये हर्डल्स होती हैं जो उन्हें रोक रही होती हैं कि वो शेयरिंग ना करें। तो इस टाइम पे जो पार्टनर है जिन्होंने क्वेश्चन किया है, वो जितना ज्यादा उनको इमोशनली सपोर्ट करें, उनसे प्रोब ना करें कि क्यों हो रहा है, क्या फील कर रहे हैं। वो नहीं बताना चाह रहे, इट्स फाइन। जब टाइम आता है वो खुद ही ओपन अप हो जाते हैं, लेकिन तब तक जब तक वो नहीं बताते, आप जितना ज्यादा उनको इमोशनली उनके साथ कनेक्ट रहें, उनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करें। वो अगर अकेले हैं तो उनको टाइम दें, उनको स्पेस दें, ताकि वो खुद से अपने इन इमोशंस को टैकल करना शुरू करें। ठीक है। और जब आपको लगे कि वो एक एक्सेप्टेंस की फेज में आ गए हैं, तो फिर उनको वहां पे जरूर मोटिवेट करें। अगर आपको लगता है कि अभी भी वो सिम्टम्स उनमें हैं, तो उनको वहां पे जरूर मोटिवेट करें कि वो किसी भी को भी कंसल्ट करें। और अपने एंड से जो एज अ पार्टनर जो उनको हेल्प कर सकती हैं, अगर बच्चे हैं, बच्चों के साथ अगर हेल्प कर सकती हैं तो वो भी करें। क्योंकि जो डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं, वो उनका दिल नहीं करेगा खेलने को, टाइम देने को। तो सम टाइम अगर जबरदस्ती की जाए तो वो ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं। सो इतना करें कि वो इरिटेट ना हो। अगर आपको लगता है, वाइब्स आती हैं कि अच्छा आप वो थोड़ा सा इरिटेट हो रहे हैं, तो आप उस जगह से फौरन हट जाए। तो उनको टाइम दें एक, ताकि वो अपनी इन फीलिंग्स को प्रोसेस कर सकें। तो अपने एंड से इस तरह से आप गाइड कर सकती हैं, लेकिन आगे चल के उनको जरूर मोटिवेट करें कि वो हेल्प जरूर लें। ठीक है। जैसे अभी हम जैसे भी आप भी डिस्कस कर रहे थे कि आप घर में बैठ के ऑनलाइन भी आप हेल्प ले सकते हैं। नहीं पता, किसी को नहीं बताना चाहते, आप ना बताएं। तो आप कॉन्टेक्ट करें और आप किसी भी थेरेपिस्ट से जरूर हेल्प लें। जी। थैंक यू वेरी मच मैम। होप दिस विल हेल्प देम। मैम, हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि प्रिवेंटिव लाइक प्रिवेंटेटिव जो केयर कैसे करें, और डिप्रेशन और बाकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए हम प्रिवेंटेटिव जो केयर है कैसे की जा सकती है। ओके, ठीक है। देखिए, समटाइम होता क्या है कि ऐसा नहीं होगा कि कोई प्रॉब्लम हुई, कुछ ट्रिगर हुआ और सडनली आपको सिवियर डिप्रेशन हो गया। ठीक है। ग्रेजुअली आप इन स्टेजेस को क्रॉस कर रहे होते हैं। जैसे डिफरेंट किस्म की स्टेजेस होती है। आपको जब कोई ग्रीफ हमें हिट करता है किसी भी रीजन की वजह से, तो सबसे पहले एक डिनाइल का पीरियड शुरू होता है। तो डिफरेंट किस्म के 5 किस्म की स्टेजेस होते हैं को क्रॉस करके हम फाइनली अपने डिप्रेशन को कवर कर रहे होते हैं, अपने उस ग्रीफ के साइकिल को हम कवर कर रहे होते हैं। तो जो केयर हम प्राइमरी कर सकते हैं, जो पर्सन खुद है जिसको फील हो रहा है कि उसकी जो एक्टिविटीज हैं वो अनयूजुअल हैं, जैसे पहले उसकी एक्टिविटीज ऐसी नहीं थी लेकिन अब उसको ये अपने अंदर फील हो रहा है, सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी सेल्फ असेसमेंट करते रहे। उसका उसका तरीका ये मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि रात सोने से पहले सिंपल अपने पूरे दिन के बारे में रिकॉल करेंगे। अच्छा, आज का दिन मेरा कैसा रहा। अच्छा, आज के दिन में मुझे थॉट्स क्या क्या आई। अच्छा, पॉजिटिव थॉट्स ज्यादा थी या नेगेटिव थॉट्स ज्यादा थी। अच्छा, वो नेगेटिव थॉट नो डाउट किसी को भी आ सकती हैं, हम थेरेपिस्ट हैं, हमें भी समटाइम आ जाती हैं, लेकिन उसमें भी कुछ वो रैशनल थी या वो इरेशनल थी। समटाइम होते है कि किसी ने इतनी बात नहीं कही लेकिन मुझे बहुत ज्यादा मैंने उसको परसीव किया। तो उसकी बेसिक रीजन क्या है। तो अपने छोटे छोटे गोल्स बनाए, उन गोल्स को बनाए, बहुत बड़े बड़े गोल्स ना बनाए। बड़े गोल्स बनाएंगे वो इनकम्प्लीट रहेंगे, आप उनको अचीव नहीं कर सकेंगे, सो आपका कॉन्फिडेंस आप ग्रेजुअली लूज करना शुरू कर देते हैं। तो छोटे छोटे गोल्स बनाए, छोटे छोटे स्टेप्स उठाए, अपनी सेल्फ असेसमेंट करते रहें। जैसे हम स्टेन करते हैं किसी भी पाउडर को, आटे को, कॉर्नफ्लावर को, किसी भी चीज को, सेम इसी तरह खुद को भी स्टेन करें कि क्या क्या इम्प्योरिटीज है मेरे अंदर, कौन सी नेगेटिव थॉट्स है जिसकी वजह से मेरा बिहेवियर इफेक्ट हो रहा है। क्योंकि हमारी सोचें, हमारी फीलिंग्स और हमारे जो रवैये होते हैं, वो तीनों ये इंटरलिंक्ड होते हैं, जिसकी वजह से हमारे रवैये, क्योंकि सबको नजर आते हैं। मैं अगर गुस्से में हूँ, मेरा गुस्सा सबको नजर आएगा, लेकिन मैं डीप डाउन इंटरनली मैं क्या सोच रही हूँ वो सिर्फ मुझे पता है। तो वो जो सिर्फ मुझे पता है, मुझे उसके बारे में असेसमेंट बहुत जरूरी है, ताकि मैं रवैये
शो करने से पहले मैं अपने उन इश्यूज पे काम कर सकूं। तो अपने थॉट्स को असेस करते रहें, अपनी फीलिंग्स को असेस करते रहें। अगर आप बहुत एंगर फील कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि एंगर आउटबर्स्ट आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसकी टियोलॉजी को अंडरस्टैंड करें कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है कोई जेन्युइन रीजन थी, हो सकता है कोई पास्ट की चीज थी जो ट्रिगर हुई, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम शुरू हुई। तो वहां पे फौरन से अपने उन फीलिंग्स पे, अपने उन थॉट्स पे काम करना शुरू कर दें। सो सेल्फ असेसमेंट बहुत जरूरी होती है। इसके अलावा आप वॉक डेली जारी रखें, आप फिजिकली खुद को एक्टिव रखें, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, अपने 24 घंटों में हाफ एन आवर या 1 आवर आप अपने लिए जरूर निकालें, जिसमें सिर्फ आप हो और आपकी सेल्फ हो, कुछ भी ना हो। अब हम यूजुअली करते क्या है, हम मोबाइल यूज करना शुरू कर देते हैं। सो उल्टा स्क्रीन टाइम करने से हम मी टाइम नहीं कर रहे होते, हम अपनी प्रॉब्लम को मजीद इंक्रीज कर देते हैं। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी करें, उसमें कोई भी अपनी हॉबी को फॉलो करें, जिसमें आप मेंटली और फिजिकली अपने आप को एक पेज पे फील कर रहे हो, जिसमें आप रिलैक्स फील कर रहे हो। तो मी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये छोटी छोटी डिफरेंट किस्म की टिप्स हैं जिनको हम फॉलो करें। मेडिटेशन कर सकते हैं, माइंडफुलनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करें अपनी लाइफ में। क्योंकि अगर हम पास्ट की थॉट्स में स्टक रहेंगे या आने वाली टाइम पे स्टक रहेंगे, सो हम अपनी प्रेजेंट लाइफ को इग्नोर करें, हम उसको प्रोसेस नहीं करें। सो बहुत जरूरी है कि अपनी प्रेजेंट लाइफ पर फोकस करें, अपने सेंसेस को यूज करें। आप गाइडेड इमेजरी कर सकते हैं, आप अपने विजन को यूज कर सकते हैं, अपने रूम में कलर्स को आइडेंटिफाई करें। तो फौरन से ये जो छोटी छोटी डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स हैं जो हमें बहुत ज्यादा हेल्प आउट करती हैं हमें माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करने में। तो ये टिप्स हैं जिनको हम हर कोई फॉलो कर सकता है, और करके खुद को आप अ, वैसे भी कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो इनको जी, फॉलो करते रहें तो जी। थैंक यू वेरी मच मैम, इस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए, एक रोड मैप देने के लिए। मोस्ट प्रोबेबली सबके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होगा ये। और मैम, अब हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन आया है, और यहाँ पर ये हमसे पूछ रही हैं कि डिप्रेशन ड्यू टू इनफर्टिलिटी एंड नो चाइल्ड, यानी उनको ये इस चीज़ से डिप्रेशन है कि उनका बेबी नहीं हो रहा और वो इनफर्टिलिटी की तरफ जा रहे हैं। तो वो ये चाह रही हैं कि मुझे इसके बारे में कुछ सोल्यूशन बताया जाए कि मैं ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं, और उसकी वजह से जो उनको मूड स्विंग्स होते हैं वो उसको कैसे हैंडल करें। ठीक है। अभी जो हमारे लास्ट मंथ गुजरा था वो पीसीओएस से रिलेटेड ही था, जिसमें बहुत ज्यादा अवेयरनेस कैंपेन्स वगैरह भी हुई। तो उसमें भी मैंने इस बारे में बात की थी कि जो पीसीओएस है, इनफर्टिलिटी की जो बेसिक रीजन में एक प्रॉब्लम जो आती है, उसमें फीमेल्स को बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। उनमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि हमारा सोसाइटल प्रेशर के, अच्छा शादी हो गई तो अब कंसीव नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, अच्छा बेबी क्यों नहीं हो रहा। सो ये जो मुआशरे के डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, वो उस फीमेल को या उस कपल को वो ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट कर रहे होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से, जैसे मैंने पहले बात की, कि हमारी फिजिकल हेल्थ और हमारी मेंटल हेल्थ का एक डीप कनेक्शन होता है। तो उससे होता क्या है कि जब स्ट्रेस वो फीमेल फील करेगी, तो अगर कंसेप्शन के चांसेस होंगे भी, तो वो फिर चांसेस मिस हो जाते हैं, क्योंकि हमारी ब्रेन केमिकल्स जब स्ट्रेस हार्मोन्स को रिलीज करेगी, उन स्ट्रेस केमिकल्स को रिलीज करेगी, सो उससे होगा क्या, फिजिकल हमारी जो हेल्थ है वो डेफिनेटली अफेक्ट होगी, जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, साथ साथ वो जो इनफर्टिलिटी का इशू है, और वो जो सोसाइटी का प्रेशर है, प्लस फीमेल के अपनी जो इनसिक्योरिटीज है, वो जो फियर है, वो जो एंजाइटी है कि पता नहीं हम कभी बेबी होगा या नहीं होगा। तो वो जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है उस फीमेल की, वो उसकी उन प्रॉब्लम्स को ज्यादा एग्जेजरेट कर रही होती हैं, और उन रीजन की वजह से, कंटिन्यूसली उस स्टेट में रहने की वजह से, वो जो मेंटल हेल्थ इशू है, डिप्रेशन है, वो उनका इंक्रीज होता रहता है। तो आप अगर मेंटली रिलैक्स होंगे, तो डेफिनेटली आपके चांसेस इंक्रीज कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर फीमेल जब जाती हैं किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास, तो वो उनको ये कहते हैं, अच्छा आप स्ट्रेस ना लें। ठीक है, आप स्ट्रेस लेंगे तो आपका एक प्रॉब्लम हो सकती है कंसेप्शन में। तो सबसे पहले अपने मेंटली अपने जो आपकी इश्यूज हैं उनको डील करना शुरू करें। उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो हमने अभी सेल्फ केयर टिप्स की बात की, आप उनको करना शुरू करें। तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका बिलीफ स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि जब जो चीज होनी है वो होके रहनी है।
ठीक है, अगर आपका अपना एक बिलीफ स्ट्रांग है। तो अगर हम टाइम से पहले खुद को एक ऐसी एक एम्बिवलेंट सिचुएशन में ले जाएंगे कि नहीं अभी हो, तो वो जो हमारी खुद की इम्पल्सिविटी है वो हमारी समटाइम उस प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर रही होती है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि जैसे बहुत पहले बात की, फ्लो विद द मोमेंट, अपने मेंटली खुद को रिलैक्स रखें, क्योंकि इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ अगर आप बेबी कंसीव करती भी है, उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि वो सारा फीमेल का, मदर का जो उनके जो इश्यूज वो फेस कर रही है, वो बेबी पे उसका इफेक्ट जाता है। सो जो बच्चे की जो ब्रेन डेवलपमेंट उस टाइम पे हो रही होती है, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। और आजकल तो ये कहा जाता है कि सम टाइम, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि चाइल्डहुड ट्रॉमा से प्रॉब्लम्स या डिप्रेशन या मेंटल इश्यूज होते हैं, अब तो ये कहा जाता है कि प्री नेटल टाइम से ही जो बच्चे होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। सो बहुत एक ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको अंडरस्टैंड करना है कि सबसे पहले मेंटली आप खुद को रिलैक्स रखें। अगर आपको लगता है कि आपका डिप्रेशन ज्यादा है, तो पहले आप मेंटल हेल्थ अपने उन इश्यूज पे काम करें, कंसल्ट करें किसी को, किसी भी थेरेपिस्ट के पास जाएं, अपने उन ट्रिगर्स पे काम करें। और अगर अभी आप नहीं करना चाह रही, तो जो हमने अभी टिप्स की बात की, आप उनको करना शुरू करें। अपना एक्टिव स्केजुलिंग करें, रूटीन लाइफ को बहुत आप इस तरह से बहुत ज्यादा बिजी भी ना करें, अपने लिए वक्त जरूर निकालें। अपनी बाउंड्रीज का ख्याल रखें कि कोई आपकी बाउंड्रीज को ब्रीच ना करे, आप किसी की बाउंड्रीज को ब्रीच ना करें। जितना ज्यादा नेचर में जाके वॉक कर सकती हैं, नेचर को एंजॉय कर सकती हैं, माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस कर सकती हैं, जितना ज्यादा आप मेडिटेशन कर सकती हैं और अपनी नींद को पूरा कर सकती हैं, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें हेल्प आउट करती हैं, हमें अपने उस स्टेट से बाहर निकालने में। लेकिन अगर उसमें भी आप नहीं कर पा रहे, तो यस, आपके पास सर्विसेज हर वक्त अवेलेबल होती हैं, आप कभी भी किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस तरह के केसेस में मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि आपको होलिस्टिक अप्रोच लेके चलनी पड़ती है। आपको मेंटल हेल्थ भी सर्विसेज लेनी पड़ती है, साथ में आपको अपनी वो जो इनफर्टिलिटी का इशू है उसके लिए भी आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। क्योंकि अगर आप खाली मेंटल हेल्थ इशू पर काम करेंगे, तो वो जो आपका इनफर्टिलिटी का इशू है उसकी वजह से आप मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे। तो दोनों जब इंटरलिंक्ड हैं, तो वो प्रॉब्लम आपकी एक ठीक होने से दूसरी दोबारा उस फीलिंग्स को इंड्यूस कर देती है। यहाँ पे अगर हमारे पास टाइम है, तो मैं एक छोटा सा केस डिस्कस कर सकती हूँ अगर टाइम है तो, जॉन। जी जी मैम है। ओके ओके, ठीक है। बताएं। बहुत अरसे पहले मेरे पास एक पेशेंट आई क्लिनिक में। सो उनका जो डिप्रेशन, बेसिकली उनको कुछ काफी डिसफंक्शनल फैमिली थी, उस वजह से काफी उनको प्रॉब्लम थी। तो कोई 3-4 सेशन में कोई इम्प्रूवमेंट फील नहीं हो रही थी। ऑब्वियसली हमारे लिए भी एक लर्निंग का टाइम होता है, सो हम भी लर्न कर रहे होते हैं, साथ साथ हम भी अपने पेशेंट से बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। सो मुझे ऐसे फील हुआ कि जैसे उनको कोई फिजिकल हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। तो 4th सेशन में मैंने उनको प्रोब किया कि कोई फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम, तो उन्होंने पहले तो उन्होंने शेयर नहीं किया था, तो उन्होंने बाद में बोला कि हाँ उनको पीसीओएस का प्रॉब्लम है। तो पीसीओएस, इनफर्टिलिटी, ये सब इश्यूज ऐसे हैं जो कि हमारी मेंटल हेल्थ वेलबींग को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो तब फिर एक उनको मैंने बोला कि हम होलिस्टिक अप्रोच करते हैं, आप उसका भी ट्रीटमेंट लें अपने किसी जनरल फिजिशियन से या जिनसे भी आप ले रहे हैं, साथ में आप जो थेरेपी ले रहे हैं, साइकोथेरेपी ले रहे हैं, आप वो भी लें। तो जब होलिस्टिक अप्रोच की, इंटीग्रेटेड अप्रोच की, वो जो उनके न्यूट्रिशनिस्ट थे उन्होंने भी, जहाँ से मेडिकेशन ले रही थी पीसीओएस की, उनकी भी प्लस साइकोथेरेपी, तो वो हार्डली 6-7 सेशन मेरा उनके साथ लास्ट था। और उनका जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम थी वो उनकी ठीक होनी शुरू हो गई थी। तो समटाइम हम अपनी फिजिकल हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं, समटाइम हम इग्नोर नहीं करते और मेंटल हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं। तो ये दोनों चीजें हैं जिनको हमें बैलेंस्ड वे में रखना बहुत जरूरी होता है। जी। थैंक यू वेरी मच मैम, इसको बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए, और विद द एग्जांपल, दैट वाज द बेस्ट पार्ट। मैम, हमारे पास अब एक और सवाल आया है, जिसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि हाउ डू आई नो इट्स डिप्रेशन और स्ट्रेस और एंजाइटी। यानी वो ये फर्क जानना चाहते हैं कि डिप्रेशन में, स्ट्रेस में और एंजाइटी में फर्क मैं कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ओके, ठीक है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है, इसको हम यूं कह सकते हैं कि अगर हम स्ट्रेस की बात करें, स्ट्रेस बेसिकली होता क्या है कि कोई भी एक ऐसी चीज, सडनली मैं रोड क्रॉस कर रही हूँ, ठीक है, और हम्म। एक गाड़ी मैंने देखा कि वो मेरी तरफ आ रही है। तो वो मेरा एक स्ट्रेस है, जो मेरा स्ट्रेस है, मुझे सामने नजर आ रहा है कि अभी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उस टाइम पे जो चीज स्टार्ट होती है वो हमारा स्ट्रेस रिएक्शन होता है।
किसी स्ट्रेसर को देख के हमारी फिजिक ने, हमारी बॉडी ने एक रिएक्शन देना शुरू किया, ठीक है। ये हो गया स्ट्रेस। अब हम अगर एंजाइटी की बात करें, अब एंजाइटी में होता है कि अब स्ट्रेस और एंजाइटी के सिम्टम्स ऑलमोस्ट, फिजिकली सिम्टम्स की अगर बात करें तो वो ऑलमोस्ट सेम होती है। लेकिन एंजाइटी यूजुअली ये होती है कि हमारा जो फियर होता है ना वो अननोन होता है, ठीक है। स्ट्रेस में था कि स्ट्रेसर मेरे सामने था, फियर में था कि कोई फियर नहीं होता, अननोन फियर होता है। हम अपने फ्यूचर के लिए परेशान हो रहे होते हैं, आने वाले टाइम के लिए अपसेट हो रहे होते हैं कि अच्छा क्या होगा, लेट्स सपोज मेरा कल कोई टेस्ट है, सो पता नहीं मेरा एग्जाम कैसा होगा, मैं एग्जाम सही दे पाऊंगी, तो वो ओवर थिंकिंग की वजह से, वो एक्सेसिव नेगेटिव थिंकिंग की वजह से हम फिजिकली सिम्टम्स फील कर रहे होते हैं, और उनमें हमारी ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है, हमारा हार्ट रेट बहुत तेज हो जाता है, हमसे इवन उस टाइम पे पैनिक अटैक भी समटाइम इतना सिवियर आता है पेशेंट्स को कि सिवियरिटी का लेवल ये होता है कि मेरे पास एक पेशेंट थी, वो सिवियर इश्यूज के साथ आई थी। तो उनके जो ये जॉ है पूरा वो स्टक हो गया था कि उनसे बोला नहीं जा रहा था। तो मेडिकली कोई रीजन नहीं थी, लेकिन वो पैनिक अटैक इतना सिवियर था कि वो फिर हॉस्पिटल लेके गए और उनको फिर ट्रैंकुलाइजर्स दिए गए, उनको इंजेक्शंस दिए गए, जिसकी वजह से जब उनके मसल्स रिलैक्स हुए तो फिर वो वापस बोलना शुरू हुए। तो ये डिफरेंट किस्म क्या होता है कि एंजाइटी में हमें फियर हमारा सामने नहीं होता, और हमारी एक्सेसिव नेगेटिव थिंकिंग होती है जो हमें बार बार एंशियस कर रही होती है हमारे आने वाले टाइम के लिए। अब डिप्रेशन की बात करें तो डिप्रेशन हमेशा हमें हमारे पास्ट की वजह से होता है, पास्ट के किसी वाक्य की वजह से होता है कि अच्छा ऐसा हो गया। जैसे हमसे सवाल किया गया अनएम्प्लॉयमेंट का, तो जो जॉब खत्म हो गई, तो काश मैं वहां अच्छा परफॉर्म कर पाता, या काश मैं अपनी बेस्ट सर्विसेज दे पाता। तो वो सारी जो हमारी थॉट प्रोसेस होता है वो हमारे पास्ट से रिलेटेड होता है। तो बेसिकली ये कुछ पॉइंट्स हैं जो डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं कि हमें डिप्रेशन है, या हमें एंजाइटी है, या हमें स्ट्रेस है। स्ट्रेस होगा तो आपका जो स्ट्रेसर है ऑब्वियस होगा, प्रोमिनेंट होगा, आपके सामने होगा, ठीक है। कोई रीजन होगी जो आपके सामने है। एंजाइटी होगी, सो एंजाइटी हमेशा आने वाले फ्यूचर के लिए होते हैं, फ्यूचर के लिए एंशियस होते हैं। तो जो पास्ट, जो हमारा डिप्रेशन होता है वो हमारे पास्ट के लिए होता है, पास्ट में कोई वाक्य हुआ, जो भी हमने जिन ट्रॉमास की बात भी की, तो ये पास्ट से रिलेटेड हमारी सारी थॉट प्रोसेस होती हैं। काश ऐसा ना हुआ होता, ठीक है। अब वो काश या तो हम अपने से जोड़ेंगे, या फिर हम किसी अपने उस वाक्य से जोड़ेंगे। जैसे फर्ज करिए किसी की फैमिली में, पेरेंट्स में किसी की सडन डेथ हुई, तो काश पेरेंट्स की डेथ ना हुई होती, काश वो उस वक्त मेरे साथ होते। या अगर हम अपने बारे में बात करेंगे तो हम कहेंगे काश मैं उस वक्त ऐसा ना कर रही होती, ठीक है। तो वो हमारी सोचें माजी से रिलेटेड होंगी, और वो हमारे बारे में या हमसे जुड़े लोगों के बारे में होंगी, या माहौल के बारे में होंगी। तो एंजाइटी होगी, सो वो एंजाइटी हमारे फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर में हमारे बारे में, हमारे से लिंक्ड लोगों के बारे में हो सकती है। स्ट्रेस होगा तो वो हमारी प्रेजेंट लाइफ में भी हो सकता है, और सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम होती है, फिजिकल सिम्टम्स सेम होती हैं। हमें मसल एक शुरू हो जाएगा, हेडेक रहना शुरू हो जाएगी, फिर स्टमक पेन अक्सर लोगों को रहती है, फिर एसिडिटी शुरू हो जाती है, फिर कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा रहना शुरू हो जाती है। तो ये कुछ रीजंस हैं जो हम इंडिकेट कर सकते हैं कि हमें स्ट्रेस है, एंजाइटी है, या फिर हमें डिप्रेशन है। जी। थैंक यू वेरी मच मैम, इनके डिफरेंस को अच्छे तरीके से बयान करने के लिए। जैसे कि परफॉर्मेंस एंजाइटी, या जो है वो स्ट्रेस को देखकर कैसे उसको रिएक्ट करना। दिस वाज रियली हेल्पफुल। तो मैम, हम आगे चलते हैं तो आपसे और हमारे ऑडियंस से मैं ये कहूँगा कि हमें कमेंट्स में काफ़ी क्वेश्चंस रिसीव हो रहे हैं, जिसमें पैनिक अटैक, एंगर एक्सेट्रा से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। आज के लाइव सेशन में हम सिर्फ एक्चुअली डिप्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस ले रहे हैं या लेंगे। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, अगर हम इस लाइव सेशन में आपके क्वेश्चंस कवर ना कर पाए तो हम कमेंट्स में आंसर जरूर कर देंगे आपको। तो इसके साथ साथ मैम, मैं तो यही कहूँगा कि जवाबात बहुत ही बेहतर थे। जवाबात देने का बहुत शुक्रिया। मैम, क्या आप ऑडियंस से मजीद इस टॉपिक पर कुछ कहना चाहेंगी? समथिंग वेरी ब्रीफ। ये ठीक है। अच्छा देखिए, डिप्रेशन के लिए मैं आपको ये कहूंगी कि जैसे बहुत से केसेस, बहुत से हमने सुने हैं, बहुत ऐसे सेलिब्रिटीज हैं, सब जानते हैं जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट की हुई है। सो सुसाइड अटेम्प्ट करना बहुत
आसान चीज़ नहीं है। अगर एक पर्सन अपने बारे में, अपनी लाइफ़ को एंड करने के बारे में सोच रहा है, अपने उन थॉट्स को जो उसको सुसाइडल आइडिएशन हो रही है, उसको वो इतना उस पर उसका एम्फेसिस है कि वो सारी सेल्फ केयर टिप्स को यूज़ करने के बाद भी अगर वो आइडिएशन को ख़त्म नहीं कर पा रहा, सो इसका मतलब हमारी थॉट्स बहुत पावरफुल होती हैं, जो हमारी लाइफ़ में जिनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। सो आपको सबसे पहले हम सबको ये देखने की ज़रूरत है कि जो मेरी सैडनेस है, क्या वो माइल्ड है या वो मॉडरेट है या वो सीवियर है, ठीक है? हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले थर्ड स्टेप पे जाके कहीं हम किसी कंसल्टेंट को कंसल्ट कर रहे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम फ़ील कर रहे हैं, सो हम खुद से ट्राई करेंगे, खुद से अपने कोपिंग स्टेटमेंट्स बनाएँगे कि नहीं, ये मैं कर सकती हूँ, मैं मैनेज कर लूँगी, मैं हैंडल कर लूँगी या मैं हैंडल कर लूँगा। सो करते हैं। अगर वहाँ पर भी नहीं होता, फिर हम क्या करते हैं, अपने सपोर्ट ग्रुप से, अपने पीयर से, अपने फैमिली से हम हेल्प लेना चाह रहे होते हैं। सम टाइम वो हेल्प मिलती है, सम टाइम वो हेल्प नहीं मिलती। और अगर वो हेल्प ना मिलने के बाद भी और टाइम के साथ-साथ, क्योंकि लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल, बहुत सी अ अनहैप्पी इवेंट्स भी हमारे साथ हो सकते हैं, कोई वर्स्ट सिचुएशन भी हो सकती है। तो अगर ये सब चीज़ें साथ-साथ चलती रहें और आपकी सिम्पटम्स जो हैं डिप्रेशन की वो कांस्टेंट रहे, सो वो सिवियरिटी में भी कन्वर्ट हो सकता है। और जब वो चीज़ें सिवियर हो जाती हैं, हमारी लिमिट से बियॉन्ड चली जाती हैं, फिर हम किसी थेरेपिस्ट को कंसल्ट करने के बारे में सोचते हैं। उस टाइम पे हमें एक्सेप्टेंस मिलती है कि नहीं, मुझे जेन्युइनली प्रॉब्लम है और मुझे हेल्प लेनी चाहिए। तो मैं ये कहूँगी कि अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दें। जैसे हम बाज़ार जाते हैं अपना कोई ड्रेस देखने के लिए, सो हम बेस्ट से बेस्ट ड्रेस अपने लिए चूज़ कर रहे होते हैं। तो मेंटल हेल्थ तो ऐसी चीज़ है जो हमें नज़र भी नहीं आ रही, लेकिन हम उसको फ़ील कर सकते हैं। तो अगर कोई पेशेंट अपनी लाइफ़ को एंड कर रहा है अपनी उस मेंटल हेल्थ इश्यू की वज़ह से, तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दें, अपने आप को प्रायोरिटी दें, क्योंकि आप मेंटली स्ट्रॉन्ग होंगे, आप मेंटली स्टेबल होंगे, तो सब लोग आपके साथ होंगे। अगर नहीं होंगे, तो हम देख सकते हैं कि जितने हमारी पाकिस्तान में या लाहौर में या डिफरेंट जगहों पे जितने भी मेंटल हेल्थ पेशेंट्स होते हैं, इंस्टीट्यूट्स में हैं, फैमिलीज़ नहीं आके मिल पा रही, इग्नोर किया जा रहा है, सो वो फिर ये रीज़न बनना शुरू हो जाती है। और अगर प्राइमरीली ही आप अपने उन सिम्पटम्स को आइडेंटिफ़ाई करना कर पा रहे हैं, तो ट्राई करें, उसको इग्नोर ना करें, उसको सीरियस लें, अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दें। जी। थैंक यू वेरी मच मैम, इस चीज़ को ऐसे बयान करने के लिए ताकि सबके लिए ये समझना आसान हो कि ये इसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। तो मैम, थैंक यू आपके वक्त का। हमारी ऑडियंस का भी लाइव सेशन को ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपके तमाम सवालात के जवाब कवर हो गए होंगे। अगर आपके मज़ीद क्वेश्चंस भी हैं तो कमेंट में शेयर करें प्लीज़, हम आपको कमेंट्स में गाइड कर देंगे। और बेसिकली सेहतियाब यानी हम लोग हर हफ्ते अपने माहिर नफ्सियात के साथ मुख्तलिफ टॉपिक्स पर लाइव सेशन करेंगे। आप अपनी राय कमेंट में दीजिए कि हमें अगले हफ्ते किस टॉपिक पर बात करनी चाहिए। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सेहतियाब के बारे में मजीद जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.sehtiyab.com विजिट कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।